Years and years, we are years and years. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ESZ एकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं जो इस बार यूकेपीएससी जेई का एग्जाम हुआ था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसका टेक्निकल का जो पेपर 2 था उसका सॉल्यूशन लेकर के आज हम लोग आए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखते रहिएगा और हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे टेक्निकल पेपर 2 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका था, और ये मैं बता देता हूं बच्चों कि ये हमारा सेट नंबर डी है। ठीक है, कौन सा सेट है? सेट डी है। और सेट डी का मैं यहां पर सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, तो जिनके पास में सेट डी होगा वो डायरेक्टली इसी सीक्वेंस में मिला लेंगे क्वेश्चन को, और जिनके पास में सेट डी नहीं है तो क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन को एक बार मैच करवा लेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोल सिस्टम का ये क्वेश्चन था, और एक तो बोल सकते हैं बेसिक नेटवर्क का भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, बोल रहा है क्या, द फेज शिफ्ट ऑफ जीएस इक्वल टू 1/s² इज। ठीक है, अब देखिए जीएस का वैल्यू दिया हुआ है, जीएस इक्वल टू 1/s²। ठीक है, और एस क्या होता है बच्चों? एस इक्वल टू होता है हमारा यहाँ पर जे ओमेगा। ठीक है, ये लैपलेस वेरिएबल है हमारा एस, तो इक्वल टू क्या हो गया हमारा ये 1/j ओमेगा और इंटू 1/j ओमेगा। ठीक है, और मैंने बताया था एंगल ऑफ 1/j ओमेगा क्या होता है? एंगल ऑफ 1/j ओमेगा माइनस 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो दो बार आ गया हमारा 1/j ओमेगा और 1/j ओमेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग -90 और इसके कोरस्पॉन्डिंग फिर अगेन -19, तो कितना हो जाएगा हमारा -180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर देखिए जरा, दैट इज ऑप्शन सी 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, है ना। ये क्या हमारा यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये दिया हुआ आपको जीएस इंटू एच एस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। अब बताना है कि द टाइप ऑफ द क्लोज्ड लूप सिस्टम विल बी इक्वल टू क्या। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ द सिस्टम इज कैलकुलेटेड बाय द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, और जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से जो आप टाइप कैलकुलेट कर लेते हो वही बेसिकली क्लोज्ड लूप सिस्टम का भी वही टाइप नंबर होगा। ठीक है, तो चलो यहां पर और होता क्या है टाइप, और टाइप इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल एट ओरिजिन। ठीक है, कि ओरिजिन पे नंबर ऑफ ओपन लूप पोल कितने हैं। देखो अब नीचे में इसका ट्रांसफर फंक्शन में एस क्या है, एस का पावर 1 है, एस का पावर 1 है, तो केवल और केवल एक ही पोल है ओरिजिन पे। ठीक है, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो टाइप होता है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, और वो क्या होता है टाइप, दैट इज नंबर ऑफ ओपन लूप पोल एट ओरिजिन, और वही बेसिकली क्लोज्ड लूप सिस्टम का भी क्या होगा, टाइप नंबर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉट अ वेरिएबल टाइप फ्लो मीटर। ठीक है, वेंचुरी मीटर क्या होता है? वेंचुरी मीटर वेरिएबल फ्लो मीटर है, ऑरिफिस मीटर भी है, नोजल मीटर ये भी होता है वेरिएबल फ्लो, लेकिन रोटा मीटर नहीं होता है। ठीक है, रोटा मीटर नहीं होता है वेरिएबल फ्लो मीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दैट इज बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रोटामीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। ठीक है, रोटामीटर को बेसिकली किसके मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं? तो ये बेसिकली रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है। ठीक है, फ्लो रेट को मेजर करता है, तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रोटामीटर इज यूज फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर आर। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है बच्चों? ट्रांसड्यूसर का जो बेसिकली क्लासिफिकेशन किया गया है, दो टाइप का होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसड्यूसर और सेकेंड होता है क्या, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर में देखो यहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है? कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर तो पैसिव है हमारा, पैसिव ट्रांसड्यूसर भी नहीं होगा, इंडक्टिव भी पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, कैपेसिटिव भी क्या है, पैसिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव भी क्या है, पैसिव ट्रांसड्यूसर है, और पैसिव ट्रांसड्यूसर तो पैसिव है ही, नेम ही सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन ए, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स आर द एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं और पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टेम्परेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहा है, ऑफ अ फर्नेस कैन बी मेजर्ड बाई, ठीक है थर्मिस्टर से तो करते नहीं इतना हाई टेम्परेचर को, रेजिस्टेंस पायरोमीटर से भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, थर्मोकपल पायरोमीटर से भी नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम लोग किसमें किसको यूज करते हैं, दैट इज ऑप्टिकल पायरोमीटर, है ना, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया दैट इज ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर को यूज करते हैं इतना हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो जो फर्नेस का हाई टेम्परेचर होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है, एलवीडीटी है ना, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी थर्मोकपल टाइप, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर और बॉर्डन ट्यूब। तो देखो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है, आर एल और सी ये तीनों क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट होते हैं, तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर ये सब क्या है हमारा पैसिव ट्रांसड्यूसर है, तो ये भी हो गया पैसिव, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। बॉर्डन ट्यूब ये भी नहीं होगा, ये हमारा पैसिव ट्रांसड्यूसर है। थर्मोकपल टाइप ये हमारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, ये भी हमारा क्या है पैसिव ट्रांसड्यूसर, तो कौन सा राइट ऑप्शन हो गया, दैट इज थर्मोकपल टाइप ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ये क्या है एक्टिव ट्रांसड्यूसर, ये क्या है बच्चों एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पैसिव ट्रांसड्यूसर, नॉट अ पैसिव ट्रांसड्यूसर मतलब क्या होगा, दैट इज एक्टिव ट्रांसड्यूसर, है ना, तो ये क्या है पैसिव नहीं है, ये क्या है एक्टिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर्ड बाई, है ना, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं किससे मेजर करते हैं बच्चों, देखो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर ओनली नहीं, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर से भी मेजर करते हैं, उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इससे भी मेजर करते हैं, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर यहां से भी मेजर करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन आपका, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 फॉर द वाइड वुंड स्ट्रेन गेज, फॉर द वाइड वुंड द स्ट्रेन गेज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गेज फैक्टर इज, है ना, बोल रहा है फॉर द वाइड वुंड स्ट्रेन गेज के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गेज फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी जेई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाता है क्या 1+2b, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, सीआरओ का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है, बोल रहा है क्या एक्स एंड वाई प्लेट ऑफ द सीआरओ आर कनेक्टेड टू द इक्वल वोल्टेज ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, इक्वल वोल्टेज है, ठीक है, विथ फेज शिफ्ट ऑफ 90 डिग्री और 90 डिग्री फेज शिफ्ट भी है, ठीक है, तो लिस्टवाइजेस पैटर्न ऑन द स्क्रीन विल बी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि दो वोल्टेजेस हैं जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं हमारा, ठीक है, आर कनेक्टेड ऑफ इक्वल वोल्टेज एंड ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड फेज, फेज भी क्या है हमारा फेज 90 डिग्री फेज शिफ्ट है, मतलब एक कॉस और दूसरा क्या है हमारा साइन है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में होगा हमारा बताइए, ये हो जाएगा जैसे हमारा मान लो V1 है, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V1 इक्वल टू VM साइन ऑफ मान लो ओमेगा टी आप लेते हो, ठीक है, तो V2 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा सेम मैग्नीट्यूड मतलब VM और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो ये हमारा कॉस ऑफ क्या हो जाएगा ओमेगा टी। अगर हम लोग ये यूज कर रहे हैं फेज शिफ्ट भी दोनों के बीच में पे कितना है फेज शिफ्ट 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है दोनों के बीच में, तो जो पैटर्न हमारा बनता है बच्चों कैसा पैटर्न बनता है, दैट इज इलिप्टिकल, क्या बनता है हमारा इलिप्टिकल बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर, तो सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर आर दोज ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है, विच आर एक्टिव, है ना, तो सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर क्या होगा जो खुद से जनरेट कर रहा है ना, खुद से जनरेट कर रहा है, तो सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर क्या होगा, दैट इज एक्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो बेसिकली जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं जिस चीज को मेजर करता है बेसिकली उसको एज ए इनपुट ले रहा है हमारा और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाता है हमारा वो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट कर देता है, ठीक है, तो उसको कोई इंटरनल इनपुट की जरूरत नहीं है एक्सटर्नल इनपुट की, है ना, ठीक है। तो सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर आर दोज ट्रांसड्यूसर व्हिच डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है, टू प्रोड्यूस देयर आउटपुट, ठीक है। तो सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर क्या होगा, दैट इज एक्टिव ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, परमानेंट स्प्लिट सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर डोंट हैव, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एन
8 पोल 50 हर्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर विल हैव अ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस सिंक्रोनस स्पीड का क्या करो, फार्मूला लगा दो। क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज 120 एफ अपॉन पी। ठीक है, तो 120 और एफ का वैल्यू कितना है हमारा 50 हर्ज अपॉन नंबर ऑफ पोल कितना बोल रहा है बच्चों, नंबर ऑफ पोल बोल रहा है 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कैंसिल आउट करो। ठीक है, 8 से कितना हो जाएगा, 8 से 4 2 जा और 4 3 जा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 से 15 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 15 5 जा, कितना हो जाएगा 75 750। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 750 आरपीएम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन केस ऑफ द इंडक्शन मोटर कॉगिंग इज पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट इज इक्वल टू। ठीक है, क्या होगा हमारा, इक्वल टू रोटर स्लॉट, मोर देन रोटर स्लॉट, लेस देन रोटर स्लॉट और इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर स्लॉट। ठीक है, तो इन केस ऑफ द इंडक्शन मोटर कॉगिंग कब पॉसिबल होता है बच्चों, जब नंबर ऑफ, ठीक है, रोटर स्लॉट और रोटर स्लॉट और स्टेटर स्लॉट क्या हो जाता है, आपस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू रोटर स्लॉट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, बोल रहा है कि द स्टीपर एंगल फॉर द 3 फेज 20 टूथ वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर इज इक्वल टू। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो, यहां पर जो स्टीपिंग एंगल होता है हमारा, स्टीपिंग एंगल अल्फा इक्वल टू 360 अपॉन, स्टीपिंग एंगल होता है 360, सॉरी स्टीपिंग एंगल जो हमारा होता है बच्चों, ठीक है, तो स्टीपिंग एंगल जो हमारा होता है ये होता है 360 अपॉन एम और इंटू पी, है ना, 360 अपॉन एम इंटू पी आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री अपॉन कितना दिया हुआ है हमारा, एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये हमारा कितना हो जाएगा हमारा 3, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा दैट इज 20, 3 इंटू 20, तो यहां से कैलकुलेट कर लो आपका 3 इंटू 20 कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 0 0 कैंसिल, और यहां से कितना हो जाएगा 3 से 12 बार में 2 से 6 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा आपका 6 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा अपना ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, a star delta starter of a 3 phase induction motor is equivalent to the auto transformer a starter having the tapping off। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज 1/√3। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज 1/√3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज प्रेफर्ड फॉर टेप रिकॉर्डर। ठीक है, फॉर टेप रिकॉर्डर कौन सा यूज करते हैं हम लोग, शेडेड पोल मोटर, 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर या यूनिवर्सल मोटर, कौन सा होगा बताइए। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेफर्ड फॉर द टेप रिकॉर्डर। ठीक है, शेडेड पोल मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, यूनिवर्सल मोटर और 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज हिस्टेरेसिस मोटर, कौन सा होगा, दैट इज हिस्टेरेसिस मोटर हो जाएगा। ठीक है, चलो लोड फैक्टर ऑफ द डोमेस्टिक लोड इज। ठीक है, लोड फैक्टर जो हमारा होता है डोमेस्टिक लोड का जनरली कितना होता है 50 to 60%, मतलब कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द मेन सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस इज, है ना, बायोगैस कहां कहां से प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन वेस्ट से भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वेट कॉक डंग से भी यूज होता है। ठीक है, और वेट लाइव स्टॉक वेस्ट यहां से भी प्रोड्यूस होता है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्या बोल रहा है, द इफिशियंसी ऑफ द सोलर सेल इज अबाउट, कितना इफिशियंसी होता है बच्चों 15%, कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज 15%, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्राइमरी रिसोर्सेज। ठीक है, प्राइमरी रिसोर्सेज कौन सा नहीं है,
क्रूड ऑयल, कोल, हाइड्रोजन एनर्जी और सनलाइट। ठीक है, अब देखो सनलाइट तो क्या प्राइमरी है ना, कोल भी हो गया प्राइमरी, क्रूड ऑयल भी हो गया प्राइमरी, हाइड्रोजन एनर्जी इज नॉट द प्राइमरी रिसोर्स। ठीक है, चलो 21 का हो गया हमारा कितना, हाइड्रोजन एनर्जी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, व्हाट टाइप ऑफ अर्थिंग इज डन इन द पावर स्टेशन। कौन सा करते हैं हम लोग, दैट इज पाइप अर्थिंग। कौन सा करते हैं, पाइप अर्थिंग, है ना। व्हाट आर द रेटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द रेटिंग ऑफ फॉलोइंग इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर, जनरेटर एंड मोटर। ठीक है, ट्रांसफार्मर को किस में मेजर करते हैं हम लोग, देखो ट्रांसफार्मर का जो पावर रेटिंग होता है वो किस में होता है हमारे बच्चों, बताइए, दैट इज केवीए में होता है। ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर में। जनरेटर का बताइए किस में होगा हमारा, और मोटर का किस में होगा। ठीक है, मोटर का किस में होता है बताओ, मोटर का किस में होता है, एचपी में होता है ना, हॉर्स पावर में होता है। और जनरेटर का किस में होता है हमारा, देखो केवीए हो गया किलो वाट, है ना, एंड एचपी, तो केवीए किलो वाट एंड एचपी, कौन सा हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर ए, केवीए ये हमारा ट्रांसफार्मर का पावर रेटिंग होता है, किलोवाट हो गया जनरेटर का, और एचपी हो गया हमारा मोटर का हो गया। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 24, इन द ब्रेकडाउन मेंटेनेंस विच एक्टिविटी इज परफॉर्म, है ना, ट्रबल शूटिंग, लोकेटिंग प्रॉब्लम्स, है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बोल रहा है इन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस विच ऑफ द एक्टिविटी इज परफॉर्म। ठीक है, 24 का देखिए, 24 का ट्रबल शूटिंग करते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट वो भी करते ही हैं, जो खराब होता है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। ठीक है, लोकेटिंग प्रॉब्लम्स ये भी होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है ये, गैल्वेनाइड स्टील वायर इज यूजुअली यूज्ड एज, कहां पे यूज करते हैं हम लोग इसको बताओ। ठीक है, स्टील वायर में, अर्थ वायर में करते हैं, स्ट्रक्चर कंपोनेंट और ऑल ऑफ द एबव। 25 का क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग डिपेंड्स अपॉन, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग डिपेंड्स अपॉन ड्यूरेबिलिटी और एंड कॉस्ट, ऑप्शन बी लोकेशन एंड कंज्यूमर बजट, ऑप्शन सी सेफ्टी एंड अपीयरेंस। ठीक है, और डी है क्या, ऑल ऑफ द एबव। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एमपीपीटी इज बेसिकली क्या है हमारा, एमपीपीटी डीसी डीसी स्विचिंग रेगुलेटर, एसी डीसी, और उसके बाद क्या ऑप्शन नंबर सी, डीसी डीसी इन्वर्टर और एन एम्पलीफायर। ये क्या है बेसिकली, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, दैट इज डीसी डीसी स्विचिंग रेगुलेटर है। ठीक है, 27 का ये होगा हमारा डीसी डीसी स्विचिंग रेगुलेटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे आ जाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस दैट कन्वर्ट द सॉलिड कोल इनटू द लिक्विड कार्बन फ्यूल इज, है ना, द प्रोसेस इन विच कन्वर्ट द सॉलिड कोल इनटू द लिक्विड कार्बन फ्यूल इज, कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों, ये होता है हमारा क्या, क्रैकिंग। कौन सा होता है, दैट इज क्रैकिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 29, एनर्जी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम। ठीक है, एनर्जी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम कहां से आता है, विंड से, टाइड से, बायोमास से या कोल से, किससे आता है बताइए। ठीक है, टाइड्स से आता है, किससे आता है हमारा, दैट इज टाइड्स से आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इज, ठीक है, अब बताओ जो रिन्यूएबल एनर्जी है हमारा, उसका सोर्सेज क्या कांस्टेंट है, नहीं, लेकिन ये है कि आपको रेगुलर वो चीज मिलते रहेगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज रेगुलर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज रेगुलर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम इज द मोस्ट इफिशियंट बट इट इज लायबल टू कॉज, क्या कॉज करता है हमारा, मोनोटोनी, ऑप्शन नंबर बी ग्लेयर, हार्ड शैडो एंड बोथ ए एंड बी। देखो एक्चुअली जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम हमारा होता है वो मोनोटोनी भी, ठीक है, कॉज करता है, ठीक है, मोनोटोनी भी प्रोड्यूस करता है, और दूसरा क्या है हमारा,
हार्ड सेट होती है, और ये दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, ग्लेयर प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी देखते हैं आयोग का क्या आंसर किया आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन, किसमें मेजर करते हैं, बार बार बताएं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसको मेजर करते हैं किसमें, ठीक है, देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसको मेजर करते हैं हम लोग किसमें, कैंडेला में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन कैंडेला, तो इसका होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द इनकैंडेसेंट लैंप, किसके लिए बारे में पूछा है, इनकैंडेसेंट लैंप। और इनकैंडेसेंट लैंप क्या होता है बच्चों, ये हमारा प्योरली रजिस्टिव होता है, प्योरली रजिस्टिव होता है। और अगर ये प्योरली रजिस्टिव है तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा, इनकैंडेसेंट का यूनिटी पावर फैक्टर होगा। ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है उसका पावर फैक्टर लेस देन यूनिटी होता है, लेकिन इनकैंडेसेंट लैंप का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारा यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द हीलियम आर्क वेल्डिंग आर मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ होता है हमारा हीलियम आर्क वेल्डिंग में जो हमारा यूज होता है, आई थिंक टंगस्टन होना चाहिए इसका। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दैट इज टंगस्टन, इससे बना हुआ होता है किसका, द इलेक्ट्रोड इन हीलियम आर्क वेल्डिंग आर मेड अप ऑफ क्या, टंगस्टन हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 35, द प्रेफर्ड लोकेशन ऑफ बूस्टर ट्रांजिस्टर इन अ ट्रांसमिशन लाइन इज, ठीक है, द प्रेफर्ड लोकेशन ऑफ बूस्टर ट्रांसफर इन ट्रांसमिशन लाइन इज सेंडिंग इन, रिसीविंग इन, इंटरमीडिएट इन, या एनीवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कहां पे यूज करते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट पॉइंट पे यूज करते हैं। ठीक है, चलो कार्बन आर्क लैंप्स आर कॉमनली यूज्ड इन, किसमें यूज करते हैं, कार्बन लैंप्स आर कॉमनली यूज्ड इन डोमेस्टिक लाइटनिंग, ठीक है, स्ट्रीट लाइटनिंग, सिनेमा प्रोजेक्टर एंड फोटोग्राफी। ठीक है, तो जो कार्बन आर्क लैंप होता है बच्चों, बेसिकली उसको यूज करते हैं हम लोग सिनेमा प्रोजेक्टर्स वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, किसको, कार्बन आर्क लैंप आर कॉमनली यूज्ड इन सिनेमा प्रोजेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन इज हाईएस्ट व्हेन, कब कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन हाईएस्ट होगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन तब हाईएस्ट होता है बच्चों जब रस्ट डस्ट ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज व्हेन द रेल इज डस्टी, तो ये ऑप्शन सही होगा हमारा। ऑयली में तो कम हो जाता है, ठीक है, रेल इज वेट, इस समय भी कम हो जाएगा, ट्रेन रन एट हाई स्पीड। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा, दैट इज वेयर रेल इज डस्टी। ठीक है, जो रेल होता है वो क्या होगा, डस्टी अगर होगा तो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए। इन अर्बन सर्विसेज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द पीरियड अब्सेंट इज, कौन सा पीरियड अब्सेंट होता है बच्चों, इन द सर्विस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, कौन सा सब पीरियड अब्सेंट होता है, दैट इज फ्री रनिंग पीरियड। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, लोकेशन जो होता है हमारा बहुत नियर होता है, इसलिए वहां पर क्या होगा, फ्री रनिंग पीरियड क्या है हमारा, अब्सेंट होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज फ्री रनिंग पीरियड आर अब्सेंट इन अर्बन सर्विस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्या है, द पावर सप्लाई सिस्टम यूज्ड इन द इंडिया फॉर द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज अबाउट, ठीक है, कौन सा यूज करते हैं हम लोग, देखो ये तो यूज नहीं करते हैं, 3.3 बी विथ 16 किलो वोल्ट, इतना ज्यादा नहीं होता, ये होता हमारा दैट इज 25 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज वन फेज सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड इन द एज अ रेफ्रिजरेंट इन अ रेफ्रिजरेटर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन द रेफ्रिजरेटर, किसको यूज नहीं करते हम लोग बच्चों, देखो फेरॉन होता है हमारा, NO2 को यूज करते हैं, अमोनिया को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है, तो कौन सा यूज नहीं होता है, ठीक है, ये यूज नहीं करते हम लोग, कौन सा, फ्रेयन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41, पावर फैक्टर ऑफ द फ्लोरोसेंट लैंप, अभी जस्ट हम लोग बात ही कर रहे थे, ठीक है, कि जो हमारा इनकैंडेसेंट लैंप होता है उसका पावर फैक्टर क्या, यूनिटी है, ठीक है, लेकिन फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है उसका पावर फैक्टर लगभग क्या होता है, 0.5 लैग होता है, ये कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज 0.5 लैग होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 42, द ऑर्डर ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन द डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में हम लोग कितना लगभग 10 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज यूज करते हैं ना, कितना यूज करते हैं, हमारा 10 से 30 मेगाहर्ट्ज यूज होता है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मेगाहर्ट्ज में यूज होता है, किलो वाला तो यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये भी नहीं होगा किलो हर्ट्ज में, ये हमारा होगा 10 मेगाहर्ट्ज टू 40 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडक्शन हीटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बोल रहा है, नॉट ट्रू अबाउट द इंडक्शन हीटिंग। हीट, ऑप्शन नंबर 1 ए क्या है हमारा, हाई हीट जनरेटिंग रेट। ऑप्शन बी एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल। ऑप्शन सी, ठीक है, लोकल हीटिंग इज पॉसिबल। एंड ऑप्शन डी, हीटिंग कैन नॉट बी टेक प्लेस इन वैक्यूम। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, हाई जनरेटिंग रेट, ठीक है, एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल और इतना। क्वेश्चन नंबर 43 का, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, हीटिंग कैन नॉट बी टेक प्लेस इन वैक्यूम। ठीक है, तो इसका होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हीटिंग कैन नॉट बी टेक प्लेस इन वैक्यूम, ये ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन द सोडियम वेपर लैंप इज स्विच्ड ऑन इनिशियली द कलर इज। कैसा कलर होता है जब हमारा सोडियम वेपर लैंप को स्विच ऑन किया जाता है इनिशियली, तो उसका कलर क्या होता है, पिंक होता है, पिंक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 आ जाइए, विच मटेरियल कैन बी यूज्ड अप टू द टेम्परेचर ऑफ 130 डिग्री सेंटीग्रेड। किसको यूज करते हैं हम लोग, माइका को, है ना, माइका को यूज करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका दैट इज माइका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 46, द बेस्ट वायरिंग फॉर द डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन इज। कौन सा होता है, सीटीएस वायरिंग, ठीक है, लेड शेडेड वायरिंग, वायरिंग कंड्यूट वायरिंग और क्लिट वायरिंग। कौन सा होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए जरा। ठीक है, ये होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंड्यूट वायरिंग, ये होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट इज टू, क्या, मिनिमाइज द कॉस्ट, टू मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल इफेक्ट, टू मेंटेन द ऑप्टिमम एनर्जी प्रो करेंट एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इसका तो क्या हो जाएगा हमारा 47 का ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द, चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इट इज रिक्वायर्ड टू कीप लोड फैक्टर हाई एंड डाइवर्सिटी फैक्टर हाई। ठीक है, लोड फैक्टर लो, डाइवर्सिटी फैक्टर हाई, लोड फैक्टर लो। देखो, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों को हाई रखना पड़ेगा, लोड फैक्टर एज वेल एज डाइवर्सिटी फैक्टर, तो उसका हो जाएगा 48 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर दोनों क्या करना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज लोड फैक्टर हाई एंड डाइवर्सिटी फैक्टर हाई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अ थर्मल प्रोटेक्शन स्विच कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट। ठीक है, थर्मल प्रोटेक्शन स्विच हो है, ठीक है, थर्मल प्रोटेक्शन स्विच कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करता है, दैट इज ओवरलोड। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मच एनर्जी डज 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम इन 2 आवर्स। इसमें क्या निकालना है बच्चों, एनर्जी निकालना है हमारा। ठीक है, एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा। ठीक है, किलो जूल में दिया हुआ है, अब दिया हुआ है इसमें पावर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है कितना हो गया हमारा, पावर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ 100 वाट। ठीक है, और आपको क्या करना है, 2 आवर्स है, टाइम दिया हुआ कितना, 2 आवर्स, तो आवर्स को किस में चेंज करो, सेकंड में, तो 2 आवर्स मतलब क्या हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना होगा 3600, 7200 हो गया हमारा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है, तो एनर्जी जो हमारा होगा, एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, P और इंटू टी हो गया। P कितना दिया हुआ आपको बच्चों, 100 वाट, और इंटू क्या होगा 7200, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से बताइए। ठीक है, ये दिया हुआ किलो जूल में ना, तो 3 जीरो के यहाँ से हटा दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 720 किलो जूल। कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो गया, दैट इज 720 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द स्विचिंग टाइम ऑफ द एलईडी। जो एलईडी हमारा जो होता है बहुत ही हाई स्विचिंग स्पीड होता है बच्चों इन द, तो उसका स्विचिंग टाइम जो होगा वो नैनो सेकेंड में होता है। ठीक है, नैनो सेकेंड में होता है, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज नैनो सेकेंड के रेंज में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर
52 क्या है, गेज फैक्टर ऑफ द स्ट्रेन गेज इज गिवन एज, गेज फैक्टर क्या होता है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल, ये ऑप्शन होगा हमारा, दैट इज ऑप्शन बी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है बच्चों, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, अ मेगर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, मेगर को किसमें यूज करते हैं, फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस और वेरी हाई रेजिस्टेंस। कौन सा होगा, लो वैल्यू तो होगा नहीं, मीडियम वैल्यू भी नहीं होगा, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ पार्टिकुलरली इंसुलेशन, कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर्स आर मेड अप ऑफ, ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर किससे बना हुआ होता है, ग्लास से, पोर्सलिन से, या कंपोजिट पॉलीमर, या ऑल ऑफ द एबव। किससे बना हुआ होता है बच्चों, देखिए पोर्सलिन का तो बना हुआ रहता है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर ग्लास का भी रहता है, कंपोजिट पॉलीमर, तो इसके में देखो दो ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ठीक है, पोर्सलिन और ग्लास दोनों का होता बना हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर होगा हम मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि देखो ग्लास का भी होता है और पोर्सलिन का भी होता है। ठीक है, चलो बाकी आंसर देख के आने दो आयोग का, उसमें देखते हैं ना, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, क्योंकि पोर्सलिन का भी होता है और ग्लास का भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, रेडिएशन पायरोमीटर आर यूज इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ, ठीक है, रेडिएशन पायरोमीटर को हम लोग यूज करते हैं किस टेम्परेचर रेंज में, ये देखो बहुत हाई, ठीक है, दैट इज 1200 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है ना। 56 क्वेश्चन नंबर 56, which one of the following cannot be used for the pressure measurement, प्रेशर मेजरमेंट के लिए किसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है, बेलो या बॉर्डन ट्यूब, पीटोट ट्यूब, या डायफ्रागम, ठीक है, डायफ्रागम को यूज करते हैं, बॉर्डन ट्यूब को भी यूज करते हैं, बेलो को भी यूज करते हैं प्रेशर मेजरमेंट के लिए, पीटोट ट्यूब को यूज नहीं करते हैं। कौन सा ऑप्शन हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ, स्ट्रेन गेज विद गेज फैक्टर ऑफ 2, गेज फैक्टर दिया हुआ है 2 इज सब्जेक्टेड 2000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया हुआ है हमारा, क्या स्ट्रेस दिया हुआ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ई, ठीक है, तो और ई का वैल्यू दिया हुआ 2 × 10⁻⁶ दिया हुआ, ठीक है, तो आपका बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेन गेज एंड पॉइसंस रेशियो, क्या होगा इसका, ठीक है, तो ये तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बताता हूँ 0.1 एंड 0.5, 0.1 एंड 0.5 कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, क्वेश्चन नंबर 58, द मटेरियल यूज्ड टू कोट इनसाइड द सीआरटी इज, कार्बन का बना हुआ, किससे बना हुआ रहता है जो कोटिंग करते हैं हम लोग सीआरटी में, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, या सिलिकॉन, ठीक है, कौन सा होता है बच्चों, दैट इज फास्फोरस होता है, कौन सा होता है, फास्फोरस। तो क्वेश्चन नंबर 58 का हमारा जो हो जाएगा दैट इज फास्फोरस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, सो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर नॉट यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, किसको यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम को यूज करते हैं, स्टील, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन को यूज करते हैं क्या, नॉट यूज फॉर द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टंगस्टन को यूज नहीं करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कॉपर, एल्युमिनियम यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, इन द स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर द चॉपर बार इज यूज एज अ, ठीक है, क्यों यूज करते हैं किसको, चॉपर बार को, किसमें यूज करते हैं हम लोग, दैट इज फॉर मार्किंग स्कीम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है बच्चों, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है हाइग्रोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, देखो दो होता है, एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हमारा हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर को यूज करते हैं ह्यूमिडिटी मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं, ह्यूमिडिटी मेजरमेंट, है ना, तो ये हमारा हो गया दैट इज ह्यूमिडिटी मेजरमेंट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हैव द इनपुट इंपेडेंस, जो भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका इनपुट इंपेडेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, तो ओम और किलो ओम में तो होगा नहीं, मेगा ओम के रेंज में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आर हैविंग द हाई इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64, अ फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट ऑफ करंट आई, देन इट ऑपरेट ड्यू टू,
इंडक्शन इफेक्ट ऑफ द करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ द करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ठीक है, देखो फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट ऑफ करंट आई, इट ऑपरेट ड्यू टू क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण ऑपरेट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो भी रजिस्टिव एलिमेंट होते हैं ना बच्चों, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होता है, हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ना। तो किस पे वर्क करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फीडर द रिले इज यूज्ड। कौन सा यूज करते हैं हम लोग, ट्रांस रिले या एमएचओ रिले, या ये ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा, बचोल रिले, या फिर हमारा इम्पेडेंस रिले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 65 का जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रांस रिले। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा, ट्रांसले रिले, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर इज जनरली प्रेफर्ड फॉर 400 किलो वोल्ट एंड एबव द ट्रांसमिशन लाइन, है ना। तो क्या बोल रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर इज जनरली प्रेफर्ड फॉर 400 किलो वोल्ट एंड एबव मतलब 400 किलो वोल्ट या इससे ज्यादा पे कौन सा हमारा सर्किट ब्रेकर यूज होता है। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, या फिर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, या SF6 सर्किट ब्रेकर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, SF6 सर्किट ब्रेकर। ठीक है, क्योंकि एयर ब्लास्ट ब्रेकर को हम लोग जनरली किस में यूज करते हैं, रेलवे वगैरह में ये भी यूज होता है, दैट इज हाई रेटिंग पे। ठीक है, ठीक है, मतलब हाई वोल्टेज पे ये भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज SF6। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग यूज करते हैं जनरली क्या, रेलवे इंजीनियरिंग में इसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, पावर फैक्टर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैन बी इंप्रूव्ड बाय, पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटर बैंक, रिएक्टर्स, ट्रांसफार्मर, या नन ऑफ द दीज। ठीक है, किससे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज कैपेसिटर बैंक से। ठीक है, टाइडल एनर्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68, टाइडल एनर्जी मेनली मेक्स यूज ऑफ, टाइडल एनर्जी किससे बना हुआ होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, नो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। टाइडल एनर्जी आर मेड अप ऑफ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, इरेडा वाज डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों इरेडा को डेवलप किया गया, टू इंप्लीमेंट मोर इफिशिएंट मेथड फॉर यूजिंग द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए यूज किया गया। ठीक है, तो कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए हमारा, विच यूरेनियम आइसोटोप इज यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, किसको यूज करते हैं, यूरेनियम 235 को यूज करते हैं। ठीक है, हाईली फिजनेबल मटेरियल होता है यूरेनियम 235, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं। और इसमें आपका क्या होता है, ओनली 0.7% पाया जाता है, ये पूरा नेचुरल जो हमारा रिसोर्सेस है यूरेनियम का, उसमें नेचुरल यूरेनियम में केवल 0.7% पाया जाता है यूरेनियम 235। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, विच शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड एंड पावर डेवलप्ड, है ना, स्पीड एंड पावर डेवलप्ड। ठीक है, तो ये होगा हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VQ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, द ऑप्टिमम सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बायोगैस इज, कितना होता है हमारा बच्चों, दैट इज ऑप्टिमम सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बायोगैस 37, 39 नो, 27 से 29 नो, ये होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 72 का जो हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 17 to 19%, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर द शॉर्ट टाइम। ठीक है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, या रिएक्टेंट। ठीक है, कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 73 का बी, दैट इज कैपेसिटेंस। कौन सा होगा हमारा, दैट इज
कैपेसिटेंस। क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर द शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए कैपेसिटिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या है हमारा, द वोल्टेज ऑफ डोमेस्टिक पावर सप्लाई इज 220 वोल्ट, देन इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, जो हमारा डोमेस्टिक पावर सप्लाई होता है वो उसमें जो क्या होता है एसी होता है, और एसी का ये कौन सा वोल्टेज मेजर कर रहा है, दैट इज आरएमएस वैल्यू, है ना। ये क्या मेजर कर रहा है, ये बेसिकली आरएमएस वैल्यू को मेजर कर रहा है। ठीक है, चलो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 75, which of the following energy sources is affected when energy crop complete with food production। ठीक है, फूड प्रोडक्शन, तो उसमें कौन सा अफेक्टेड होगा, दैट इज बायोमास एनर्जी, ये अफेक्टेड होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 76, द हार्मोनिक इन द रोटेटिंग मशीन आर जनरेटेड ड्यू टू द, हार्मोनिक कैसे जनरेट होता है, नॉन साइनसोइडल फील्ड, स्लॉटिंग ऑफ स्टेटर कोर, या फिर हमारा बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, नॉन साइनसोइडल एंड स्लॉटिंग ऑफ स्टेटर कोड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा आ गया, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77, स्टीपर मोटर इज अ, स्टीपर मोटर क्या है बच्चों, इट इज अ डीसी मोटर। क्या है ये, स्टीपर मोटर डीसी मोटर है ना, सिंगल फेज एसी मोटर तो है नहीं, टू फेज मोटर भी नहीं, डीसी मोटर है। ठीक है, एट लो स्लिप द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इज, लो स्लिप पर बोल रहा है बच्चों, लो स्लिप, है ना। अब देखो ये टॉर्क वर्सेस जो हमारा उसका ग्राफ होता है हमारा, ये हमारा क्या है हमारा, ये हमारा एस वर्सेस और ये टी है। ठीक है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है एस इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर इस वाले रीजन में क्या हो जाता है हमारा एस इक्वल टू 0, है ना। तो लो स्लिप रीजन में बोल रहा, तो लो स्लिप रीजन में जो हमारा टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। ठीक है, हाई स्लिप रीजन में हमारा जो टॉर्क होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा एस होता है। ठीक है, तो लो स्लिप रीजन में बोल रहा है। ठीक है, एट लो स्लिप द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इज, क्या होगा हमारा डी ऑप्शन, दैट इज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाता है हमारा एन का वैल्यू 0, और यहाँ पर क्या होता है एन का वैल्यू 1 हो जाता है, हाई स्पीड। ठीक है, यहाँ पर क्या सिंक्रोनस स्पीड में आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वाइंडिंग ऑफ द एसी सर्वोमीटर इज, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वाइंडिंग ऑफ द एसी सर्वोमीटर इज कितना होता है, 79 का देखिए हमारा, दैट इज 90 डिग्री। कौन सा होगा हमारा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वाइंडिंग ऑफ द एसी सर्वोमीटर इज कितना, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज, क्या है ये, इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग विथ हाई टॉर्क, इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग विथ लो टॉर्क, या फिर इनहेरेंटली नॉन सेल्फ स्टार्टिंग विथ लो टॉर्क, या इनहेरेंटली नॉन सेल्फ स्टार्टिंग विथ हाई लोड। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, दैट इज इनहेरेंटली नॉन सेल्फ स्टार्टिंग विथ लो टॉर्क। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, विच मोटर इज मेनली यूज इन क्रेन्स, क्रेन्स में किसको यूज करते हैं हम लोग बच्चों, इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, या EFHP मोटर, किसको यूज करते हैं हम लोग उसमें। ठीक है, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, इसका जो ऑप्शन होगा 81 का, दैट इज डीसी मोटर, है ना। किसको यूज करते हैं हम लोग, डीसी मोटर को, क्योंकि वहां पर बहुत ही हाई हमको चाहिए पावर, है ना, तो इसको हम लोग यूज करते हैं डीसी मोटर को। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 82, इन सिंक्रोनस मोटर द रोटर कॉपर लॉसेस आर मेनली मेट बाई, ठीक है, कॉपर लॉसेस, मोटर इनपुट, आर्मेचर इनपुट, सप्लाई लाइन, या डीसी सोर्स। ठीक है, 82 का देखिए, 82 का कौन सा होगा, दैट इज डीसी सोर्सेस, है ना। सो इन सिंक्रोनस मोटर द रोटर कॉपर लॉसेस आर मेट बाई, किससे होगा हमारा, दैट इज डीसी सोर्सेस से होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83, अ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट 920 RPM ऑन द फुल लोड, द नंबर ऑफ
पोल्स विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ पोल्स विल बी इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा हमारा नंबर ऑफ पोल्स, तो आप फार्मूला लगा दो, दैट इज एन एस इक्वल टू कितना होता है 120 एफ अपॉन पी, 120 एफ अपॉन पी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, बताओ यहाँ से 925 इक्वल टू 120, एफ का वैल्यू कितना हमारा, एफ का वैल्यू हो गया 50, ठीक है, अपॉन क्या हो गया हमारा पी हो गया, तो यहाँ से पी का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 120 इंटू 50 अपॉन कितना हो गया 925, ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 83 का आपका आ जाएगा कितना, दैट इज 6, है ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड गिव अ हायर देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेगुलेशन, ठीक है, कौन सा मेथड होता है, ठीक है, ZPF मेथड या MMF मेथड या EMF मेथड या फिर ASA मेथड, कौन सा होगा, आई थिंक EMF मीटर होना चाहिए, EMF मेथड 84 का EMF मेथड, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट इज EMF मेथड, कौन सा होगा बच्चों, दैट इज EMF मेथड होगा। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, बैक EMF इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स अपॉन, बैक EMF किस पे डिपेंड करता है, एक्साइटेशन गिवन टू द फील्ड, स्पीड, नन ऑफ दीज या ए और बी, 85 क्वेश्चन नंबर 85 का जो हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, एक्साइटेशन गिवन टू द वाइंडिंग, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा एक्साइटेशन गिवन टू द फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, बैक EMF इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स अपॉन द एक्साइटेशन गिवन टू द फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 86, इन 3 फेज इंडक्शन मोटर द रोटर फील्ड रोटेड एट सिंक्रोनस स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, स्टेटर, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 87, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द एयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर विल बी टू इंक्रीज द पावर फैक्टर, मैग्नेटाइजिंग करंट या फिर स्पीड या फिर एयर गैप, किसके लिए यूज करते हैं, फॉर इंक्रीजिंग द मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है, टू इंक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट, है ना, इफ दैट इज इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द एयर गैप इन इंडक्शन मोटर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 88 क्या है हमारा, द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज प्लेस्ड इन द, किसमें, रोटर, स्टेटर, आर्मेचर या फील्ड, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ द सिंगल फेज इतना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है ना, क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ये होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, स्टेटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, बोल रहा है क्या, अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ऑन फॉर 4 पोल्स एंड इट इज सप्लाइड विथ फ्रॉम द 50 हर्ट्ज सिस्टम, कैलकुलेट द सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड व्हेन द स्लिप इज 4%, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ बच्चों इसमें देखिए जरा, आपको पोल दिया हुआ, नंबर ऑफ पोल 4 हो गया, ठीक है, सप्लाइड फ्रॉम द 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50 हर्ट्ज दिया हुआ 50 हर्ट्ज, तो यहाँ से क्या करो, सिंक्रोनस स्पीड निकाल लो, NS इक्वल टू क्या होगा 120 F अपॉन P, कितना हो जाएगा 120, F का वैल्यू कितना 50, P का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से आपका क्या होगा 4 3 जा, ठीक है, तो यह हो गया हमारा कितना, दैट इज 1500 RPM में आता है, यहाँ से स्पीड है ना RPM में आता है, ठीक है। आप बोल रहा है क्या कि स्लिप दिया हुआ आपको 4% है ना, तो क्या हो जाएगा स्पीड रिड्यूस हो जाएगा, तो N और NS में क्या रिलेशन होता है, N इक्वल टू क्या होता है हमारा, दैट इज NS और इंटू 1 माइनस क्या हो जाता है, ठीक है S, ठीक है, तो क्या हो जाएगा NS हो गया 1500 और इंटू 1 माइनस S का वैल्यू कितना है हमारा 4, तो 4 बाई कितना हो जाएगा हमारा 100 हो गया, तो कितना हो गया हमारा 1500 और इंटू ये कितना हो जाएगा बताइए बच्चों, दैट इज 4/100, यहाँ से कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 100 माइनस 4 मतलब 96 और बाई क्या हो गया 100 हो गया, तो ये दोनों कैंसिल, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कितना 15 90 और 135 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 9 5 14
और एक हमारा आ गया क्या 4 और इतना 1440, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आरपीएम में, ठीक है। ये कितना आएगा आरपीएम में आएगा, कौन सा हो जाएगा 1500 एंड 1440 आरपीएम, ठीक है। तो ऑलवेज याद रखना 4% स्लिप पे जो हमारा जो रिड्यूस स्पीड होता है वो हो जाता है हमारा कितना, अगर 1500 दिया हुआ तो ये 1440 हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है हमारा, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी टू द स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस द मोटर हैज, क्या होगा हमारा, if the supply frequency of the stator of the 3-phase induction motor is reduced then the motor has, क्या होगा, regenerative braking, degenerative braking, efficiency improvement या power factor improvement, कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी होगा degenerative braking, कौन सा होगा, दैट इज degenerative braking होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, अ सिंक्रोनस कंडेंसर इज, ठीक है, क्या है ये सिंक्रोनस कंडेंसर, कैपेसिटर बैंक सिंक्रोनाइड विथ लोड अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर या फिर ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर या परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो 91 का जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा दैट इज ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, कौन सा है ऑप्शन, दैट इज ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 92 देख लो, द रोटर ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज, क्या है रोटर, साइलेंट पोल टाइप, नॉन साइलेंट पोल टाइप या आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द डीसी मोटर या नन ऑफ दीज। 92 का क्वेश्चन नंबर 92 का साइलेंट पोल टाइप, ठीक है, कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज साइलेंट पोल टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, इफ द लोड ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड द स्लिप एंड द पावर फैक्टर विल बी, ठीक है। स्लिप और पावर फैक्टर बोल रहा है कि क्या होगा हमारा, ठीक है, कहां से जा रहा है मेरा, दैट इज नो लोड टू फुल लोड, ठीक है। तो नो लोड टू फुल लोड, तो नो लोड टू फुल लोड जाएगा बच्चों, तो एस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। और साथ में हमारा क्या होगा, और क्या बोल रहा पावर फैक्टर ये भी क्या होगा हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, दैट इज इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेज, कहाँ ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 का आपका हो गया दैट इज इंक्रीजेज एंड दोनों इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जब हमारा नो लोड टू फुल लोड पे जाएंगे तो स्लिप भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, स्लिप भी इंक्रीज करेगा और पावर फैक्टर भी क्या होगा हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज द हाईएस्ट पावर फैक्टर एट फुल लोड, स्प्लिट फेज, कैपेसिटिव स्टार्ट टाइप, शेडेड पोल टाइप या कैपेसिटिव रन टाइप। 94 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कैपेसिटिव रन टाइप होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर रन एट 1440 1440 आरपीएम, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर ईएमएफ इज, ठीक है, रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो आपको देखो सबसे पहले क्या करो, आपको स्लिप तो दिया हुआ है नहीं, यहाँ पर स्लिप नहीं दिया हुआ है, तो स्लिप कितना होगा हमारा, देखो स्लिप होता है हमारा क्या, NS माइनस एन और अपॉन क्या होता है हमारा, दैट इज NS, ये होता है हमारा स्लिप, ठीक है। तो सबसे पहले NS निकाल लीजिए आप, NS कितना हो जाएगा हमारा, NS इक्वल टू होता है 120 F अपॉन क्या हो गया, P हो गया। तो 120 F का वैल्यू कितना दिया हुआ 50 हर्ज अपॉन P क्या दिया हुआ 4 पोल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा 1500, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 1500। और n यहाँ पर हमारा NS निकल गया और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है 1440 दिया हुआ है, 1440 दिया हुआ है। तो स्लिप निकल जाएगा, स्लिप का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा NS 1500 माइनस कितना होगा 1440 अपॉन NS, NS माइनस n अपॉन NS कितना हो गया हमारा NS 1500, तो कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 60 अपॉन कितना हो गया ये 1500, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, ठीक है, कितना हो जाएगा 0 और आपका आ जाएगा 4, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, दैट इज 0.04 मतलब 4% स्लिप आ गया हमारा, ठीक है।
4% स्लिप आ गया, तो जैसे 4% स्लिप आ गया तो हमारा क्या रिलेशन होता है, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस और इनटू ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा बताओ, दैट इज 4, यहाँ इतना 4% मतलब कितना हो गया 0.04 और इनटू एफ एस कितना है हमारा, ठीक है 50 हर्ट्ज। तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज, तो यहाँ से और मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा हमारा कैलकुलेट होकर के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, यहाँ से देखिए ये 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा तो 1 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना होगा 20/10 कितना हो जाएगा 2, तो कितना कौन सा ऑप्शन हो गया, दैट इज 2 हर्ट्ज, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया, दैट इज 2 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, द इफिशियंसी ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इफिशियंसी क्या होता है 1 बाई माइनस एस, ठीक है, ये तो सबको पता होता है, इफिशियंसी क्या होता है 1 माइनस एस, ठीक है। ये इफिशियंसी जो हमारा होता है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एस, जहां पर एस क्या स्लिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, द V कर्व फॉर द सिंक्रोनस मोटर शो द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन शो करता है, क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसमें, डीसी फील्ड करंट एंड एसी आर्मेचर करंट के बीच में, है ना, डीसी फील्ड करंट और एसी आर्मेचर करंट के बीच में रिलेशन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इफ द डीसी सीरीज मोटर इज ऑपरेटेड ऑन एसी सप्लाई, अगर हम डीसी सीरीज मोटर को अगर ऑपरेट करते हैं ऑन एसी सप्लाई तो क्या होगा हमारा, हैव अ पुअर इफिशियंसी तो कम हो जाएगा ऑब्वियसली, उसका नेचर क्या है डीसी पे ऑपरेट होता है वो, हैव अ पुअर पावर फैक्टर, स्पार्क एक्सेसिवली एंड ऑल ऑफ द एबव, सब चीज होगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, द इंजेक्टेड ईएमएफ इन द रोटर ऑफ द इंडक्शन मोटर मस्ट हैव, इंजेक्टेड ईएमएफ इन द रोटर ऑफ द इंडक्शन मोटर मस्ट हैव क्या होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी एज द स्लिप फ्रीक्वेंसी, सेम द फेज एज द मोटर ईएमएफ, एज a high value of the satisfactory speed control और none of the above, ठीक है। 99 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मतलब the injected EMF of the rotor of the induction motor must have the same phase as that of the motor EMF, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्यूज इज, क्या है हमारा, टू ओपन द सर्किट, टू प्रोटेक्ट द एप्लियंसेस, या फिर हमारा टू प्रोटेक्ट द लाइन, टू प्रिवेंट द एक्सेसिव करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट, क्या होता है टू प्रोटेक्ट द एप्लियंसेस होता है क्या, ठीक है, टू प्रिवेंट द एक्सेसिव करंट, है ना। तो क्या होगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज टू प्रिवेंट द एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, एक्सेसिव करंट फ्लो होने से क्या करता है उसको बचाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है हमारे बच्चों, द मटेरियल यूज्ड इन लिक्विड फ्यूजेज इज, किसको यूज करते हैं हम लोग लिक्विड फ्यूजेज में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डिस्टिल्ड वाटर, ट्रांसफार्मर ऑयल या SF6। क्वेश्चन नंबर 101 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, आर्किंग वोल्टेज विल बी द लिस्ट इन केस ऑफ कार्बन, कॉपर, सिल्वर या टंगस्टन, ठीक है, किसमें होगा हमारा, दैट इज सिल्वर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 103, विच सर्किट ब्रेकर इज जनरली यूज इन रेलवे, रेलवे में किसको यूज करते हैं, देखो अभी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, एयर ब्लास्ट वाले को यूज करते हैं, ठीक है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो कि हमारा हाई वोल्टेज पे यूज होता है, दैट इज किसमें, रेलवे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है ना, तो क्या हमारा द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज यूज फॉर, किसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इसको रेलवे वगैरह में यूज होता है, और बेसिकली हम लोग इसको जो यूज करते हैं वो रिपीटेडली करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज यूज फॉर रिपीटेड ड्यूटी साइकिल, है ना, रिपीटेड ड्यूटी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 105, ओवरलोड रिले आर, ठीक है, सॉलिड स्टेट, थर्मल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ऑल ऑफ द एबव, क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, द सिग्नल टू बी ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन ऑफ द ऑक्सिलोस्कोप इज अप्लाइड across the X plate, across the Y plate, to the horizontal amplifier or to the trigger circuit, कौन सा होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 106, टू द horizontal amplifier, ठीक है। क्या बोल रहा है, टू द
the signal to be observed on the screen of an oscilloscope is applied across the horizontal amplifier, ठीक है, it is applied to the horizontal amplifier, ठीक है। the sensitivity of 0 to 1 ampere milliampere meter is 0 to 1 मिली एम्पियर मीटर का क्या बोल रहा है, सेंसिटिविटी क्या होगा, ठीक है। तो सेंसिटिविटी का एक फार्मूला आपको पता है बच्चों, ठीक है, कि जो हमारा सेंसिटिविटी होता है अमीटर का, तो क्या होता है हमारा, दैट इज 1 अपॉन आई एफ एस, ठीक है, ये होता है हमारा सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी जो हो गया 1 अपॉन आई एफ एस, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना हमारा 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर 10 टू द पावर ऑफ -3, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा ये किलो, तो 1 किलो, और क्या हो जाएगा ये को देखो 1 बाई आई एफ एस है, ठीक है, मतलब आई एफ एस मतलब क्या हो गया हमारा 1 बाई आई एफ एस हो गया, तो नीचे करंट आ गया, तो ये हमारा आई इनवर्स में चला गया, तो आई का क्या होता है हमारा, ये होता है वोल्ट पर ओम, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ओम पर वोल्ट में आएगा, तो किस में आएगा, किलो ओम पर वोल्ट, किलो ओम पर वोल्ट में आएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, दैट इज 1 किलो वोल्ट किलो ओम पर वोल्ट, कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। जो सेंसिटिविटी ऑफ द अमीटर जो हमारा होता है दैट इज 1 बाई आई एफ एस, ठीक है, डायरेक्टली यूज कर लो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 108, द मल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेजर, सब चीज मेजर करेगा, करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस, कौन सा होगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 109 क्वेश्चन देखिए, नॉन ट्रिगर्ड ऑसिलोस्कोप इज वन विच हैज नो स्वीप जनरेटर, ठीक है, दैट कैन नॉट प्रोड्यूस द स्टेबल स्टेशनरी स्क्रीन डिस्प्ले और हैज अ कंटिन्यूअस रनिंग टाइम बेस जनरेटर, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। अ नॉन ट्रिगर ऑसिलोस्कोप इज वन विच हैज नो स्वीप जनरेटर, कैन नॉट प्रोड्यूस द स्टेबल स्टेशनरी स्क्रीन डिस्प्ले, हैज द कंटिन्यूअस रनिंग बेस जनरेटर, है ना, कंटिन्यूअस रनिंग बेस जनरेटर, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110, द ऑपरेशन ऑफ द क्यू मीटर इज बेस्ड ऑन, ऑपरेशन ऑफ द क्यू मीटर इज बेस्ड ऑन, किस पे बेसिस पे काम करता है क्यू मीटर, दैट इज सीरीज रिजोनेंस, है ना। तो क्यू मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रिजोनेंस फिनोमिना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 111 है ना, क्या हमारा स्ट्रेन गेज विद रेजिस्टेंस दिया हुआ अंडरगो द चेंज ऑफ 0.15 ओम ड्यूरिंग द टेस्ट, द स्ट्रेन दिया हुआ है, कैलकुलेट द गेज फैक्टर, गेज फैक्टर आप कैलकुलेट कर लेना, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 111 का, ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका दैट इज 2, ठीक है। गेज फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या होता है गेज फैक्टर, ठीक है। गेज फैक्टर का अगर आप कैलकुलेट करोगे, गेज फैक्टर क्या होगा हमारा, डेल्टा आर अपॉन आर और इंटू 1 बाई क्या है अपसाइलन, ठीक है। डेल्टा क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना 0.15 और आर का वैल्यू कितना है 500 और इंटू स्ट्रेन दिया हुआ आपको कितना 1 बाई 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 2.0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। What is the role of control system in the instrumentation system? Reliability, uniformity, quality या all of the above, सारा होगा, that is all of the above, ठीक है। चलो अब PLC स्टैंड फॉर, PLC का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इन PLC प्रोग्रामिंग इज डन इन, है ना, किसमें करते हैं हम लोग, लैडर लॉजिक या स्ट्रक्चर टेक्स्ट या FFD या फिर ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। किसमें हम लोग करते हैं, हम लोग लैडर लॉजिक में होना चाहिए, ठीक है, लैडर लॉजिक, ठीक है। इन PLC प्रोग्रामिंग इज डन इन लैडर लॉजिक। चलो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 बोल रहा है क्या, इन PLC प्रोग्रामिंग इज डन इन किसमें, लैडर लॉजिक, स्ट्रक्चर टेक्स्ट, FBD, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन फैक्टर ऑफ CRO इफ द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी इज 5 मिली पर वोल्ट, है ना, 5 मिली पर वोल्ट ऐसा दिया हुआ है, ठीक है।
चलो मिली में नहीं है, मतलब 5 मीटर पर वोल्ट में है, ठीक है। तो बोला कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन फैक्टर ऑफ द सीआरओ। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है, 115। कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन फैक्टर ऑफ द सीआरओ इफ द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी दिया हुआ है 5 मीटर पर वोल्ट, 5 मीटर पर वोल्ट दिया हुआ है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए सब, ठीक है, किसमें दिया हुआ है, देखो ये हमारा किसमें है, 5 मीटर पर वोल्ट में। ऑप्शन क्या है, वोल्ट पर मीटर में, बस कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। इसका डिफ्लेक्शन फैक्टर निकालना है, तो डिफ्लेक्शन फैक्टर जो होगा हमारा 1 बाई डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, ठीक है। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 5 मीटर पर वोल्ट, तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज, ये वोल्ट ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1/5 वोल्ट पर मीटर, तो मतलब कितना हो जाएगा हमारा 0.2 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 0.2 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट, क्वेश्चन नंबर 116, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय। देखो यहाँ पर ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, इसका जो क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है बच्चों, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है हमारा, ठीक है, बार बार बताया हूँ, जीएस अपॉन क्या होगा 1 प्लस जीएस इंटू एच एस हो जाएगा, 1 प्लस जीएस इंटू एच एस। कौन सा होगा, दैट इज क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस जीएस इंटू एच एस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 क्या है ये हमारा, ये दिया हुआ है क्या, फॉर द लीसेजस पैटर्न शोन इन द फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टिकल टू द हॉरिजॉन्टल सिग्नल, ठीक है। तो आपको पता होगा हमारा एफ वाई अपॉन एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कट ऑन हॉरिजॉन्टल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कट ऑन वर्टिकल। कितना बार कट कर रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना हो गया हमारा 1 2 3 4 5 टाइम्स, ठीक है। और इधर कितना हो गया हमारा 1 और 2 हो गया हमारा, तो कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कट कितना हो जाएगा 5 और वर्टिकल कट कितना है 2, कितना हो जाएगा हमारा 2.5 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 2.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, इन मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम द स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम में स्प्रिंग फोर्स जो हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। कौन सा होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ द ऑसिलोस्कोप व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड इज 2500 वोल्ट, ठीक है। क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है इसका, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो इसका हम करेक्ट ऑप्शन बता देते हैं, इसका होगा हमारा 29.65 10 टू द पावर ऑफ 6, ठीक है, ये हमारा ए ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, अ गुड एप्लीकेशन ऑफ द टाइम इंटरप्ट इन द पीएलसी प्रोग्राम विल बी, पीएलसी प्रोग्राम विल बी क्या हो जाएगा, अ कम्युनिकेशन फंक्शन ब्लॉक, अ पीआईडी फंक्शन ब्लॉक, अ मेन फंक्शन ब्लॉक, और या फिर अ मोटर स्टार्ट या स्टॉप रनिंग, ठीक है। 120 क्वेश्चन का होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अ पीआईडी फंक्शन ब्लॉक, अ पीआईडी फंक्शन ब्लॉक, पीआईडी फंक्शन ब्लॉक। तो कौन सा होगा हमारा, पीआईडी फंक्शन ब्लॉक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, अ सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू द स्टेप इनपुट, सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू द स्टेप इनपुट, देन व्हिच टाइप ऑफ द स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट मस्ट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग अ स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। अब देखो स्टेप इनपुट है तो क्या हो जाएगा हमारा यूटी, ठीक है। इसको मैंने ट्रिक बताया था याद करने के लिए, देखो टी टू द पावर ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या है, हमारा इनपुट नंबर इनपुट नंबर हो गया 0, तो टाइप नंबर क्या होना चाहिए, टाइप नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी हमारा स्टेडी स्टेट एरर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर इनपुट नंबर ज्यादा हो गया तो स्टेडी स्टेट एरर इनफिनाइट हो जाएगा, इनपुट टाइप नंबर ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या आता है 1/1 प्लस केपी, जहां पर क्या है केपी क्या, पोजीशन एरर कांस्टेंट है। तो ये इसे ईएसएस होता है किसके लिए, टाइप 0 सिस्टम के लिए, टाइप 0 सिस्टम के लिए ईएसएस ये होता है, जहां पर केपी क्या होता है, पोजीशन एरर कांस्टेंट, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इफ द पोल इज लोकेटेड एट एस इक्वल टू -5 इन द लेफ्ट हैंड साइड, देन हाउ इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द लैपलेस डोमेन, क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्टली, ठीक है, 1/s + 5,
ठीक है, अब यहाँ से इक्वेट करके देख लो, AC का वैल्यू कितना आएगा -5। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, when used in the circuit a Zener diode always क्या होगा, रिवर्स बाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, a pin diode is frequently used as a switching diode for the frequency up to GHz, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा, इन द GHz। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, एवलांचे ब्रेकडाउन इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द फिनोमिना ऑफ, क्या होता है एवलांचे ब्रेकडाउन में, क्या होता है बच्चों, तो जो न्यूली इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट होते हैं वो कोलाइड करते हैं किसके साथ में, जो हमारा लैटिस आयन के साथ में, और न्यू फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं, तो किसके बेसिस पे है, दैट इज कोलिजन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा, अ सेमीकंडक्टर मटेरियल है, कौन सा बॉन्ड होता है, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, 128, करेंट फ्लो इन द सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन रिकॉम्बिनेशन, सारा होता है ऑप्शन डी। ठीक है, DC टू AC कन्वर्टर सर्किट इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक इज नॉट, DC टू AC है, क्या है हमारा, इन्वर्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर इज आल्सो नोन एज गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर सिलिकॉन डायोड डबल बेस डायोड। ठीक है, क्या हमारा UJT में क्या होता है, ये होता है डबल बेस डायोड होता है, B1 B2 दो हमारा होता है बेस। ठीक है, चलो यहाँ पर 131 क्या है, विच करेंट मेंटेन द कंडक्शन ऑफ SCR व्हेन द गेट सिग्नल इज रिमूव्ड। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा, होगा लैच करंट या फॉरवर्ड करंट या होल्डिंग करंट या रिवर्स करंट, कौन सा होगा बच्चों, दैट इज लैच करंट, है ना, लैच करंट होता है। सो लैच करंट इज कंसर्न विथ टर्निंग ऑन प्रोसेस, है ना, बताया था कि लैच करंट इज रिलेटेड टू टर्निंग ऑन प्रोसेस एंड होल्डिंग करंट इज रिलेटेड टू टर्निंग ऑफ प्रोसेस ऑफ द डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर लैच करंट होगा हमारा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे लैच करंट हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है जब गेट सिग्नल को रिमूव कर देंगे तो विच विल मेंटेन द कंडक्शन ऑफ SCR, कौन सा, लैच करंट, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 132, क्या व्हाट इज द ड्यूटी साइकिल ऑफ द चॉपर, क्या होता है, T ऑन अपॉन T ऑन प्लस T ऑफ, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, T ऑन अपॉन T, है ना, ऑन टाइम अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ द स्विच यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर द बूस्ट कन्वर्टर, कितना होगा हमारा 133 का, 133 का 1 होगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134, कंडक्टिंग SCR कैन बी ओपनड बाई, ठीक है, इंक्रीजिंग द सप्लाई वोल्टेज रिड्यूसिंग द करेंट, है ना, कंडक्टिंग SCR कैन बी ओपन, मतलब स्विच ऑफ कब हो जाएगा, रिड्यूसिंग द एनोड करंट, एनोड करंट का वैल्यू एक पार्टिकल वैल्यू से कम कर देंगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, थायरिस्टर कैन बी टर्न ऑन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर dV/dt। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ट्रिगरिंग जो करते थे टेम्परेचर dV/dt, ये भी होगा, अप्लाइंग द पॉजिटिव गेट वोल्टेज, ये भी होगा हमारा, तो ये होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, गेट ट्रिगरिंग भी करते हैं हम लोग, तो ऑल ऑफ द एबव होगा इसमें, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 136, हाउ मेनी थायरिस्टर्स आर यूज्ड टू मेक द थ्री फेज हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर, कितना होता है हमारा उसमें जो यूज करते हैं हम लोग, दैट इज 18, इसका ऑप्शन होगा 136 का हमारा, दैट इज 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, होल्डिंग करंट ऑफ द थायरिस्टर इज, अब देखो होल्डिंग करंट क्या होता है, कम होता है, लेस देन द लैचिंग करंट, अगर लैचिंग करंट से ज्यादा हो जाता है होल्डिंग करंट, तो हमेशा वो क्या रहेगा, थायरिस्टर ऑन ही रह जाएगा। तो ऑलवेज याद रखिएगा, लैचिंग L4 लैचिंग और L4 लार्ज, लैच करंट इज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट, होल्डिंग करंट इज रिलेटेड टू टर्निंग ऑफ प्रोसेस ऑफ द डिवाइस, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 138, विच डिवाइस एक्ट लाइक अ कंट्रोल बाई डायरेक्शनल स्विच, है ना, कंट्रोल बाई डायरेक्शनल स्विच कौन सा है, देखो जरा, कंट्रोल बाई डायरेक्शनल स्विच, कंट्रोल बाई डायरेक्शनल स्विच, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट लाइक अ कंट्रोल बाई डायरेक्शनल स्विच, कौन सा होता है, डायरेक्ट, ट्रायक, SCR या BJT। ठीक है, डायरेक्ट में तो कंट्रोल नहीं होता, तो ये ट्रायक होगा, है ना, यहाँ पर एक कंट्रोल टर्मिनल भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 139, विच डिवाइस डज नॉट हैव द गेट टर्मिनल, ठीक है, ट्रायक में होता है SCR FET
ठीक है। डायक, डायक में कोई कंट्रोल टर्मिनल नहीं होता है, गेट टर्मिनल ही होता है क्या, कंट्रोल टर्मिनल। गेट टर्मिनल क्या होता है, कंट्रोल टर्मिनल। एफईटी में होता है, एससीआर में होता है, ट्रायक में होता है, डायक में नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, द ट्रायक इज इक्विवेलेंट टू 2 एससीआर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, द पावर मॉसफेट हैज द 3 टर्मिनल कॉल्ड कलेक्टर, इमीटर, बेस, कौन सा, ड्रेन, सोर्स एंड बेस, नाउ, ठीक है। ड्रेन, सोर्स एंड गेट, गेट, ड्रेन एंड सोर्स, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 142, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 अब बोल रहा है क्या हमारा, दैट इज अ स्टेप अप चॉपर वर्सेस, ठीक है। तो स्टेप ऑफ चॉपर हैज वीएस, ठीक है, सोर्स वोल्टेज एज द सोर्स वोल्टेज एंड अल्फा इज एज अ ड्यूटी साइकिल, देन द आउटपुट वोल्टेज फॉर द चॉपर इज गिवन बाय रिलेशन, क्या होता है आउटपुट वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज के बीच में, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज और डिवाइड बाय क्या होता है हमारा, दैट इज 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 142 का, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 143, द नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन द थायरिस्टर, कितना पीएन जंक्शन होता है, 3 पीएन जंक्शन होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो हमारा थायरिस्टर होता है इसमें पीएन पीएन डिवाइस होता है, तो पीएन पीएन, ठीक है। तो एक पीएन जंक्शन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 पीएन जंक्शन होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 144, इन अ सिंगल फेज ड्यूअल कन्वर्टर ऑपरेटिंग इन द सर्कुलेटिंग मोड अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर द फायरिंग एंगल ऑफ द 2 कन्वर्टर, देन, ठीक है, ऑपरेटिंग इन, क्या बोल रहा है, ड्यूअल कन्वर्टर ऑपरेटिंग इन द सर्कुलेटिंग करंट मोड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू पाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, स्टेप अप चॉपर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द लोड वोल्टेज ऑफ 550 वोल्ट फ्रॉम द 220 वोल्ट डीसी सोर्स, देन द पर यूनिट कंडक्शन टाइम ऑफ द चॉपर विल बी इक्वल टू, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों 0.6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग फॉर द 2 कॉइल हैविंग L1 L2 दिया हुआ, तो L1 L2 दिया हुआ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 0.75। आप कैलकुलेट कर लोगे, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फार्मूला होता है m बाई अंडर रूट ऑफ क्या, L1 इंटू L2, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालना है, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ 3 अपॉन L1 इंटू L2, 2 इंटू 8, कितना हो जाएगा, 3 अपॉन अंडर रूट 60 मतलब 4, कितना होगा 0.75 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, ईच डायोड ऑफ अ 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर्ड कंडक्ट फॉर, कितना, अगर सिंगल फेज होता है तो 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है, 3 फेज है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ईच डायोड कंडक्ट फॉर 120 डिग्री के लिए, है ना, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफाइड, है ना। चलो अब हमारा क्या है, हमारा 148, क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148 क्या है बच्चों, देख लीजिए, इन द थायरिस्टर द रेशियो ऑफ द होल्डिंग करंट टू द लैच करंट इज अबाउट, ठीक है। देखो होल्डिंग करंट टू लैच करंट बोल रहा है, देखो इन थायरिस्टर रेशियो ऑफ द होल्डिंग करंट टू लैच करंट, मतलब आई एच अपॉन आई एल का वैल्यू पूछा है, कितना होगा। तो देखिए बच्चों, जो लैच करंट होता है नियरली इक्वल टू क्या होता है, 2.5 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट, ठीक है। तो आई एच अपॉन क्या हो गया, आई एल का रेशियो पूछा, तो 1 बाई कितना 2.5, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 5 5 जा 5 2 जा, तो 0.4 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया, दैट इज 0.4 ए ऑप्शन, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट 149, नेटवर्क हैज 4 नोड एंड 3 इंडिपेंडेंट लूप, क्या दिया हुआ है, 4 नोड और 3 इंडिपेंडेंट लूप दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, पूछा क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्रांचेज, है ना। तो हम देखो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप क्या होता है हमारा, b माइनस n प्लस 1, लूप कितना दिया हुआ 3, इक्वल टू नोड कितना, ब्रांच निकालना, नोड क्या 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, b इक्वल टू इधर -3, तो 3 प्लस 3 6, कौन सा ऑप्शन हो गया, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, द एफिशिएंसी ऑफ द सोर्स फॉर सप्लाइंग द मैक्सिमम पावर टू द लोड इज, कितना होता है हमारा, दैट इज 50%, मैक्सिमम पावर जहां पर आया दैट इज 50% इफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151, ठीक है, इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ए बी विल बी इक्वल टू, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ए बी विल बी इक्वल टू, कितना होगा ए बी के अक्रॉस वोल्टेज, कुछ नहीं करना, केवीएल लगा दो फटाफट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये प्लस ये माइनस, ये क्या होगा हमारा वी ए बी, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाला, इसमें लगाओ केवीएल,
ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2, ठीक है, सेकंड में लेंगे, सब में सेकंड लेंगे, तो केवीएल अप्लाई कीजिए, ठीक है, केवीएल क्या करोगे, सेकंड टर्मिनल +10, फिर सेकंड टर्मिनल -3, फिर सेकंड टर्मिनल +5, फिर सेकंड टर्मिनल कितना हो जाएगा +5, फिर सेकंड टर्मिनल माइनस कितना है ये 7, और फिर हमारा यहाँ पर माइनस सेकंड टर्मिनल यहाँ पर 1 2 इस डायरेक्शन में, तो -VAB = 0। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 5 5 10 और 7 3 10 कैंसिल, तो VAB का वैल्यू कितना आ गया हमारा 10 वोल्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। ठीक है, क्या बोल रहा है, करेंट I7 इन द फ्लोइंग सर्किट विल बी इक्वल टू। अब I7 का वैल्यू निकालना है, जिसका डायरेक्शन आपको देखो ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, ये आया 7, ये आया हमारा 5, ठीक है, तो 7 और 5 12 आया, निकला 3, तो कितना बचा यहाँ पर 9 एम्पियर यहाँ आएगा। 9 में से अब देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ से आ रहा है 8, यहाँ से आ रहा है 8, यहाँ से 9, यहाँ पर जा रहा है कितना 5, ठीक है, तो 8 8 16 17, 17 में से 5 चला गया, तो यहाँ पर कितना बचा 12 एम्पियर। ठीक है, 12 एम्पियर आया, और यहाँ से कितना चला गया, यहाँ पर इधर जा रहा है 8, ठीक है 8, और इधर जा रहा है कितना 6, 14 चला गया, तो कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 2 एम्पियर आना चाहिए। ठीक है, 12 2 14, फिर 14 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 2 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 क्या है हमारा, डिटरमाइन द थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी, है ना, इसके अक्रॉस निकालना क्या, RTH निकालना बच्चों। तो RTH निकालते हैं तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, जैसे इसको ओपन सर्किट करोगे तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन सर्किट कर दो तो ये हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस ये 20 और एक हो गया हमारा ये 30। ठीक है, जैसे इसको ओपन सर्किट करोगे यहाँ से, तो ये दोनों किस में आएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। कितना हो जाएगा 20 + 30 कितना हो जाएगा हमारा 50, कितना हो जाएगा हमारा 50 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 154। क्या है, इन द सर्किट शोन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ IS का वैल्यू निकालना है। अब देखो ये दो ब्रांचेज पैरेलल में कनेक्टेड है, ये करंट दिया हुआ, करंट डिवीजन रूल लगा दो, CDR क्या होता है हमारा, जिसमें करंट निकालना है उसका अपोजिट रेजिस्टेंस 8/8 + 4 और इनटू टोटल करंट IS। लेकिन ये करंट आपको दिया हुआ है हमारा, CDR से हमने क्या किया, यहाँ पर ये करंट दिया हुआ है कितना 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर = 8 कितना होगा 12 इंटू क्या होगा IS हो गया। तो IS का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 12 कितना हो गया 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 2 जा एंड 4 3 जा, कितना होगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, दैट इज 1.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वोल्टेज V, है ना, ये वोल्टेज निकालना है, इसको ग्राउंड मान लो, ये V है, तो ये क्या हो गया, इस नोड पे V हो गया। अब यहाँ पे लगा दो नोडल, ठीक है, यह इस पॉइंट पे लगा दो क्या, नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा V, और इधर कितना -10 अपॉन कितना 5, V -10/5 प्लस कितना हो जाएगा V माइनस नीचे 0, ठीक है, अपॉन V -0 अपॉन कितना हो जाएगा अपॉन 10 रेजिस्टेंस, और इधर कितना हो जाएगा प्लस V -20 अपॉन कितना हो जाएगा 10। ठीक है, = 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, LCM ले लो 10, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 2V -20 प्लस V, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस V -20 = 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 4V, यहाँ से 4V -40 = 0, तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, कौन सा होगा ऑप्शन बच्चों, दैट इज 10 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 156। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 156। ठीक है, द वैल्यू ऑफ RL दैट शुड ड्रॉ द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सप्लाई। ठीक है, RL का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम पावर सप्लाई टू द लोड, फॉर मैक्सिमम पावर सप्लाई टू द लोड, और लोड क्या है, वेरिएबल है ना। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल फॉर द वेरिंग लोड। तो क्या होगा, RL = क्या होगा, RTH के बराबर होगा। RTH का वैल्यू निकाल लो। RTH के लिए क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे यहाँ पे, और ये हमारा कितना होगा 30, और ये हमारा कितना हो जाएगा ये 20, ये हो गया हमारा 20, यहाँ से यहाँ तक ये शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, दैट इज 20
8 और यहाँ पर क्या होगा, इसके अक्रॉस हम RTH निकाल रहे हैं, ठीक है। जिसके अक्रॉस RTH निकालते हैं उसको, उस टर्मिनल को क्या करते हैं हम लोग, ओपन सर्किट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये पैरेलल में आ गया दोनों, 30 और 20 किस में है, पैरेलल में, ठीक है। देखो पैरेलल में होगा कि नहीं, ये x है ये y है ना, तो ये y है तो ये भी y है और ये भी y है, ये भी x और y के बीच में, x और y के बीच में 30 20 किस में आ गया, पैरेलल में। 30 20 पैरेलल मतलब 30 × 20 अपॉन कितना हो गया 50, तो ये दोनों कैंसिल, 5 से 5 6 जा 6 दूनी 12, 12 ओम हो गया। और 12 ओम के साथ में फिर अगेन क्या हो जाएगा, ठीक है 28 सीरीज में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28 + 12 कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज 40 ओम। कौन सा हो जाएगा हमारा 40 ओम, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 157, ठीक है। बोल रहा फाइंड द करंट आई इन द सर्किट शोन बिलो, ये करंट निकालना है, ठीक है। ये करंट निकालना बच्चों, ये हमारा जो 8 वोल्ट सोर्स से निकल रहा है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये 8 वोल्ट है ना, अब यहाँ पर ये वोल्टेज दिया हुआ है, तो ये वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कितना होगा, 8 वोल्ट होगा कि नहीं, ठीक है। ये 8 वोल्ट, ये भी 8 वोल्ट, इसमें 5 वोल्ट यहाँ पे है, तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। 3 वोल्ट हो जाएगा, तो करंट पता चल गया कितना आ रहा है यहाँ से करंट, देखो जरा यहाँ से 3/3 1 एम्पियर यहाँ से करंट आ रहा है। ये करंट आपको दिया हुआ है कितना, 5 एम्पियर आ रहा है, 5 में से 1 इधर चला गया तो इधर कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। आपको करंट पूछा इधर का, तो -4 एम्पियर, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू द सर्किट हैविंग क्या, लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 159, क्या द लोड रेजिस्टेंस नीडेड टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सर्किट इज, ठीक है। क्या बोल रहा है हमारा, द लोड रेजिस्टेंस, बोल रहा है कि यहाँ पर कितना लोड रेजिस्टेंस लगाएं, है ना, कितना लोड रेजिस्टेंस लगाएं ताकि इसमें मैक्सिमम पावर आए, ताकि इसमें क्या आ जाए, मैक्सिमम पावर आए। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, RL = RTH के बराबर होता है, ठीक है। और RTH क्या होता है, इस ओपन सर्किट लोड टर्मिनल के अक्रॉस RTH का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, तो जैसे इसको शॉर्ट कर दोगे तब क्या हो जाएगा हमारा, ये रेजिस्टेंस ही फिर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 6 बचेगा, तो कौन सा होगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 160 है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 160 क्या है हमारा, ठीक है। एंड RLC सर्किट हैविंग R का वैल्यू दिया हुआ, L का वैल्यू दिया हुआ, द वैल्यू ऑफ C फॉर क्रिटिकल डैम्प कंडीशन, है ना, क्रिटिकली डैम्प कंडीशन के लिए। तो ये सारा किस पे डिपेंड करता है, डैम्पिंग रेशियो पे, है ना। तो डैम्पिंग रेशियो हमारा क्या होता है, जीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, दैट इज R/2 √of C/L, और इसका वैल्यू क्या होगा 1 फॉर क्रिटिकली डैम्प, फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए, ठीक है। तो क्रिटिकली डैम्प के लिए जीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, पुट कर दो यहाँ पर, जीटा का वैल्यू 1, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10/2 √of C का वैल्यू कितना हमारा निकालना है, और L का वैल्यू कितना है हमारा C/L, L का वैल्यू कितना 0.6 है ना। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, ये 5 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 1/5 को इधर ले आओ, तो 1/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा C/0.6 अंडर रूट, स्क्वायरिंग कर दो तो 1/25 इक्वल टू C/0.6, तो C का वैल्यू कितना आ गया 0.6 अपॉन 25, तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से कैलकुलेट जब आप करोगे तो ये है 6 आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 0.00 और यहाँ पर से आ जाएगा हमारा 424 ना, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 0.9, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग आ रहा है कितना 160 का ना, 160 का 24 आ रहा, ठीक है 24, ये ठीक है, वैल्यू ऑफ सी दैट इज 24 मिलीफेराड, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करना आ जाएगा 24 मिलीफेराड, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 161, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स फॉर द सर्किट गिवन। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या बोल रहा है, क्या फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स से कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा टू द लोड, ठीक है, टू द लोड। तो बोल रहा सोर्स से कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, था सोर्स से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना होगा, ये चीज निकालना है मुझे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोर्स से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना होगा, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना होता है बच्चों, VTH² अपॉन 4 RTH,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर VTH निकाल लोगे। VTH निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ओपन सर्किट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखो ये हमारा क्या हो गया, ये सर्किट बना हमारा। ठीक है, ये 20 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, और ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक 20, और ये हमारा हो गया दैट इज 40। ठीक है, और इसके अक्रॉस क्या हमारा यहाँ से A और B टर्मिनल के बीच में ये हमारा क्या हो गया, VTH हो गया। ओपन सर्किट है, यहाँ पर करंट नहीं जाएगा, तो ये VTH कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली, ये VTH आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 20 का। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, इक्वल वोल्टेज होगा, तो VTH का वैल्यू यहाँ से दिखने से लग रहा है 20 वोल्ट। 20 वोल्ट यहाँ पे आएगा और 20 वोल्ट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो चलो 20 वोल्ट निकल गया, सो VTH स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर अपॉन 4 RTH। RTH का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो, इसको शॉर्ट सर्किट करोगे तो 20 आ जाएगा पैरेलल में, 20 का 10 और 30 क्या हो जाएगा 40, तो RTH का वैल्यू हो गया 40, है ना। RTH का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 40, कितना हो जाएगा 400 अपॉन कितना होगा 4 इंटू क्या हो गया हमारा दैट इज 40। 0 0 कैंसिल, 4 से 10 बार में, 2 से 2 में 4 और 2 पे 2 बचे 10, कितना होगा 2.5। ठीक है, कितना ऑप्शन होगा दैट इज 2.5 वाट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, फॉर मैक्सिमम पावर ऑफ पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स विल बी, है ना। फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स विल बी। बोल रहा है एक सोर्स हमारे पास में है, ये VS है, तो ये मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर करेगा, जब इसका सोर्स रेजिस्टेंस क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा दैट इज सोर्स रेजिस्टेंस शुड बी, है ना। तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इंटरनल रेजिस्टेंस या सोर्स रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, उसका 0 होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, है ना। क्वेश्चन नंबर 163 क्या है हमारा, ठीक है ना। आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, क्या होगा आइडियल वोल्टेज सोर्स का 0 सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, 164 देखिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज रिलेटेड टू, किरचॉफ वोल्टेज लॉ किससे रिलेटेड है, बैटरी EMF से भी रिलेटेड है और IR ड्रॉप से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन होगा दैट इज बोथ B एंड C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, इन द फ्लोइंग सर्किट नॉर्टन्स शॉर्ट सर्किट करंट विल बी बिटवीन A एंड B विल बी इक्वल टू। इसके बीच में क्या निकालना है हमको, शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। शॉर्ट सर्किट करंट ये निकालना है हमारा दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट। कैसे निकालोगे ये शॉर्ट सर्किट करंट, ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा 0 वोल्ट, ये शॉर्ट सर्किट होने से यहाँ पर भी क्या होगा 0 वोल्ट, यहाँ पर लगा दो नोडल, तो कितना होगा 0 माइनस 20 अपॉन कितना हो गया 4 प्लस 0 प्लस क्या हो गया 12/6 और करंट जा रहा है कितना दैट इज ISC आउट गोइंग 0, तो कितना हो जाएगा ये -20/4, तो 20 से 20 कितना हो जाएगा 4 5 जाता -5 प्लस 6 2 जा प्लस ISC इक्वल टू 0, तो ISC का वैल्यू कितना निकल जाएगा दैट इज -3 मतलब 3 एम्पियर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, A to B इस तरह से फॉलो कर रहा है 3 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 166। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 166 कितना होगा ये, ठीक है। इन द एनालिसिस ऑफ द ट्रांजिस्टर सर्किट यूजुअली यूज, कौन सा यूज करते हैं हम लोग, नॉर्टन्स थ्योरम यूज करते हैं। क्यों, ठीक है, नॉर्टन्स थ्योरम को यूज करते हैं क्योंकि वहां पर हम लोग करंट वगैरह निकालते हैं, इसलिए हमारा नॉर्टन्स थ्योरम यूज होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, द नोडल एनालिसिस इज प्राइमरली बेस्ड ऑन नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्या होता है बच्चों, दैट इज KCL प्लस ओम्स लॉ। ठीक है, तो देखो KVL तो होगा नहीं, इसमें भी KVL आ गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, KVL इसमें आ गया, ये भी नहीं होगा। अब देखो KCL तो है नहीं, तो ओम्स लॉ है, तो चलो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, KCL तो दिया हुआ है नहीं, तो बेस्ट आंसर कौन होगा, एप्रोप्रिएट आंसर दैट इज C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 168 देखो, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट इन द R विल बी इक्वल टू। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा, लेकिन इसको आप निकालोगे करेक्ट ऑप्शन निकलेगा 0.4878। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अक्रॉस क्या करो, यहाँ पर वोल्टेज निकाल लो, यहाँ पर निकाल लो, और फिर हम लोग हायर माइनस लोअर अमाउंट क्या कर देंगे 1, है ना। तो ये निकल जाएगा हमारा इतना, या तो फिर क्या करो, इसके अक्रॉस इस टर्मिनल के अक्रॉस क्या निकालो, RTH निकाल लो, पूरे सर्किट का RTH निकालो और VTH निकाल लो। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है क्या करना है।
ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आरटीएच निकाल लो और पूरे सर्किट का वीटीएच निकाल लो। फिर क्या हो जाएगा, पूरे सर्किट को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर कितना, दैट इज ये हो जाएगा आपका वीटीएच और ये हो जाएगा आरटीएच और फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा ये 1 ओम और ये हमारा आरटीएच। ठीक है, तो इसके अक्रॉस आपको पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, क्वेश्चन नंबर 169 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 169 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, पावर इक्वल टू वी आई, ये सही है। आई इक्वल टू पी बाई आर, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये भी सही है। वी इक्वल टू पी आर, ठीक है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये भी सही है, ये गलत हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 170, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाईलैटरल एलिमेंट। कांस्टेंट करंट सोर्स, रजिस्टर बाईलैटरल है, कैपेसिटर बताया था कि आर एल और सी ये तीनों ही क्या होता है, लीनियर बाईलैटरल होता है, ये बाईलैटरल होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज कांस्टेंट करंट सोर्स, दिस इज नॉट अ बाईलैटरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 171, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड 0.1 ओम है ना। चलो, इट इज कनेक्टेड टू द 3.9 ओम, देन द वोल्टेज अक्रॉस इट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 वोल्ट है। ठीक है, अब ये 0.1 मतलब ये दिया हुआ है कि आपके पास ये हमारा ऐसा है और ये हमारा क्या है 2 वोल्ट और ये 0.1 ओम है। ये कनेक्टेड अक्रॉस कितना, रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम। अब देखो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही हमारा इसके अक्रॉस ओवरऑल वोल्टेज होगा, है ना। ये ए बी टर्मिनल मान लो और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो वी ए बी और वही होगा ओवरऑल उसके अक्रॉस वोल्टेज। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लो, कितना 3.9 अपॉन 3.9 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 4 और इनटू क्या हो जाएगा 2। ये क्या लगाया मैंने, वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज इक्वल टू ये रेजिस्टेंस बाय दिस प्लस दिस इनटू टोटल वोल्टेज, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इसका कैलकुलेट कर करके वैल्यू कितना आ जाएगा, लगभग 1.95 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारा फाइंड द करंट, क्वेश्चन नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 172 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 172। ठीक है, फाइंड द करंट आई इन द 4 ओम रेजिस्टेंस, इसमें करंट निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस करंट निकालना है। यहाँ पर वोल्टेज पता है, ये यहाँ पर नोडल लगा दो। ठीक है, यहाँ पर नोडल लगा दो, अगर ये वोल्टेज पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर नोडल लगाओ जरा, क्या हो जाएगा हमारा बताओ, आउट गोइंग करेंट और +3। ठीक है, प्लस क्या होगा v माइनस 0, इसमें देखो v माइनस 0 अपॉन 2। ठीक है, और प्लस v प्लस क्या हो जाएगा 12 ये वाला, और बाई कितना हो जाएगा क्या 4 इक्वल टू 0। v का वैल्यू निकालो कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4 LCM 2 2 जा 2v प्लस कितना हो जाएगा ये v प्लस 12 इक्वल टू -3। तो कितना हो जाएगा 3v प्लस 12 इक्वल टू -12। तो v का 3v इक्वल टू कितना हो जाएगा -24। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा -8 वोल्ट। ठीक है, -8 वोल्ट। अब यहाँ पर ये जो करंट होगा वो कितना होगा, देखो यहाँ पर आ गया -8 वोल्ट। ठीक है, तो करंट जो हमारा आई होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए जरा -8 प्लस 12 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए जरा, यहाँ से हो जाएगा क्या 12 में से 8 गया 4, 4/4 कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 173 देखो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 173। ठीक है, क्या है हमारा, डिटरमाइन द थेवेनिन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी, है ना। इसके अक्रॉस हमको निकालना है क्या, RTH और VTH निकालना है। ठीक है, RTH और VTH निकालना, पहले RTH निकाल लो। जब RTH निकालोगे तो इसको क्या करेंगे, ओपन सर्किट, ये रेजिस्टेंस तो खत्म, तो कौन सा बचेगा 20। RTH का वैल्यू 20 किस में है हमारा, RTH का वैल्यू 20। अच्छा 1 मिनट, देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लू क्या है, देखो यहाँ पर इसको वोल्टेज सोर्स माना। ठीक है, इसको क्या माना है, वोल्टेज सोर्स माना। ठीक है, तो उसको वोल्टेज सोर्स मानेंगे तो क्या देखो हर डायरेक्शन दिया हुआ था, करंट सोर्स होना चाहिए, लेकिन इसको वोल्टेज सोर्स माना। यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ 50 वोल्ट है ना, इसको वोल्टेज सोर्स मानेंगे। तो जब हम RTH निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5 ओम, सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, ये 5 ओम, ये हो जाएगा 5 ओम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखो जरा, ये हो जाएगा हमारा 5 ओम, और ये हो गया इसके ऊपर RTH, और ये हो गया हमारा कितना, दैट इज 20 ओम।
और ये हमारा, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस आरटीएच बताओ, ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएगा इसके अक्रॉस। तो आरटीएच का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, आरटीएच का 20 पैरेलल विथ 5 होगा। ए और बी टर्मिनल देखो, ए और बी के बीच में ये और ए और बी के बीच में ये, तो क्या हो जाएगा पैरेलल, तो कितना हो जाएगा R1 R2 20 इंटू 5 अपॉन कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 100 अपॉन 25, 25 4 ओम। कौन सा ऑप्शन होगा, एक ही है ऑप्शन 4 ओम वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, अकॉर्डिंग टू KVL द अलजेब्राइक सम ऑफ द IR ड्रॉप एंड EMF इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, द रिवर्स करंट इन द सिलिकॉन जंक्शन इन नियरली डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। बताया था I02 इक्वल टू I01 इंटू 2 टू द पावर ऑफ डेल्टा T अपॉन 10, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 176, यूजेज टी इज जनरली यूज एज क्या, सॉटूथ जनरेटर, है ना। क्वेश्चन नंबर 177 है ना, डीसी चॉपर, इन डीसी चॉपर द वेव फॉर्म फॉर द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आर रिस्पेक्टिवली, क्या होता है हमारा इनपुट कंटिन्यूअस, आउटपुट क्या होता है डिसकंटिन्यूअस। तो कौन सा होगा इनपुट कंटिन्यूअस एंड आउटपुट क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि हमारा चॉपर क्या होता है फिक्स्ड डीसी टू वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, आउटपुट क्या होगा हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। चलो हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंजिल दूर नहीं है भाई, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आर, एसेंशियल एलिमेंट ट्रांसड्यूसर इंडिकेटिंग डिवाइस, ये भी सही है, ये भी होना चाहिए, सिग्नल कंडीशन ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 179, द इंटीग्रल एरर कंपेंसेशन इज एम्प्लॉयड इन द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज, ठीक है, टू इम्प्रूव द डैम्पिंग टू रिड्यूस द स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। अब नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ लैडर डायग्राम इज यूज इन, किस में यूज करते हैं हम, इन PLC प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का पूरा ओवरऑल पेपर का एनालिसिस, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ही आराम से देखिएगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही, और आपसे हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।